नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं इम्पोर्टेड एडिबल ऑयल्स का इंडिया में फ़िलहाल क्या स्टेटस है? जितने भी इंडिया में एटीएम्स हैं उनको कौन लिंक करता है? कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या है? भीम यूपीआई ऐप के क्या फीचर्स हैं? लीगल टेंडर मनी इस चीज़ को बोलते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो इकोनॉमी में एक टर्म बार बार यूज़ होती है, उसे वो किस चीज़ को बोलते हैं? देन जीएनपी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या रिलेशन है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या डिफरेंस है? इन सब के बारे में क्या आप जानते हैं? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होती है? कैपिटल आउटपुट रेशियो किस चीज़ को बोलते हैं? और जी सैक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं? इफ़ यू नो ऑल अबाउट दीज थिंग्स देन दैट इज़ वेल एंड गुड. If you don't, then let's start with questions. Number one, consider the following statements. Number one, the quantity of imported edible oils is more than domestic production of edible oils in the last 5 years. First statement. Second is the government does not impose any customs duty on all imported oils. All imported edible oils as a special case. Which of the statements given above is or are correct? One only, two only, both one and two, neither one nor two. At this point, you should pause the video, read the question again very carefully, recall your concept, try to solve it by yourself. Then you are ready to move towards answer and analysis part. In this case, correct answer is A. यानी सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है क्योंकि इंडिया जो एडिबल ऑयल्स के केस में इम्पोर्टेड क्वांटिटी है वो ज़्यादा है डोमेस्टिक प्रोडक्शन के कंपैरिजन में। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई कोई भी कस्टम ड्यूटी इम्पोज नहीं की जाती, कस्टम ड्यूटी की जाती है। वो क्या है उसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले जानते हैं एडिबल ऑयल्स होते क्या हैं। एडिबल ऑयल्स वो ऑयल्स हैं जो कुकिंग में या फूड रिलेटेड प्रोडक्ट्स में यूज़ होते हैं, वेजिटेबल ऑयल्स वगैरह। इंडिया इंपोर्ट करता है और 60% ऑफ एडिबल ऑयल। इंडिया को अगर 100% एडिबल ऑयल्स चाहिए हैं तो 60% इंडिया बाहर से इंपोर्ट करता है, 40% डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ये इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्ट है। फर्स्ट और सेकंड क्या है आप सर्च करके कमेंट में बता सकते हैं। देन एडिबल ऑयल्स का जो एनुअल प्रोडक्शन है वो 2.2% है, लेकिन उसकी जो डिमांड है वो 4.3 अराउंड 4.3% एनुअली इंक्रीज हो रही है। यानी जो प्रोडक्शन है वो उस डिमांड को मीट नहीं कर पा रहा है, इसलिए हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है। देन कॉमनली यूज्ड एडिबल ऑयल्स कौन कौन से हैं? ग्राउंडनट, सीसम, मस्टर्ड, सोयाबीन, सनफ्लावर, रेपसीड, लाइनसीड। शेयर ऑफ इंपोर्ट्स सबसे ज़्यादा कौन सा एडिबल ऑयल इंपोर्ट किया जाता है? पाम ऑयल इज द नंबर वन, सेकंड इज सोयाबीन ऑयल, थर्ड इज सनफ्लावर ऑयल। द मेजर क्रूड एडिबल ऑयल अट्रैक्ट 5% इम्पोर्ट ड्यूटी, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट थी कि कोई भी कस्टम ड्यूटी इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं, 5% लगती है, जो इफेक्टिव ड्यूटी के तौर पे 5.5% हो जाती है इंक्लूडिंग सेस। दिस इज द डाटा गिवन बाय फाइनेंस। Second question is which of the following links all the ATM in India? इंडिया में सभी एटीएम्स को कौन सी इंस्टीट्यूशन लिंक करती है? चार इंस्टीट्यूशन दे रखे हैं। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। This is a very simple straightforward question. The correct answer is National Payment Corporation of India. डिटेल से इन सभी इंस्टीट्यूशन के बारे में देखते हैं। जो एनपीसीआई है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसके बारे में ऑलरेडी लेक्चर नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 5 में बात हो चुकी है। ये क्वेश्चन प्रीलिम्स 2017 में पूछा गया था। यहाँ अगेन आप पीवाईक्यू की इम्पोर्टेंस को रियलाइज कर सकते हैं। अगर आपने 2017 का पेपर एनालाइज किया होता, अच्छे से हर कीवर्ड पे काम किया होता, रिसर्च की होती, उस पर थोड़ा थोड़ा कंटेंट तैयार किया होता, तो आप इस सिचुएशन में होते कि 2018 में जो ये क्वेश्चन पूछा गया इसको 100% एक्यूरेसी के साथ सही मार्क कर। देन
जो नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड है वो क्या है? एन ऑल इंडिया सेंट्रल एसेट डिपॉजिटरी दैट स्टोर्स डिजिटल सिक्योरिटीज सच एज इन्वेस्टर बॉन्ड्स, शेयर्स एंड डिबेंचर्स। इसको कब सेटअप किया गया था? 1996 में एज ए सब्सिडरी ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये क्या करती है? सर्विसेज प्रोवाइड करती है किसको? जो इन्वेस्टर्स हैं, स्टॉक ब्रोकर्स हैं, कस्टोडियंस हैं और इश्यूअर कंपनी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई। देन इट ऑल्सो ऑपरेट्स एज पेमेंट्स बैंक। इसको पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस आरबीआई ने दिया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर में। एक और पॉइंट नोट करने की ज़रूरत है कि डिपॉजिटरी और बैंक में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटी है। डिपॉजिटरी जो होती है या फिर जिसको डिपॉजिटरी बोलते हैं उसमें सिक्योरिटीज़ को होल्ड किया जाता है, यानी सिक्योरिटीज़ को रखा जाता है। हालांकि बैंक में जो है फंड्स को रखा जाता है, पैसे को रखा जाता है। देन डिपॉजिटरीज के बीच में जो ट्रांसफर्स होते हैं, ट्रांजेक्शन्स होते हैं, वो सिक्योरिटीज़ के होते हैं, बैंक के बीच में मनी का ट्रांसफर। दिस इज द सिमिलरिटी और डिफरेंस वट एवर यू कॉल इट। देन देर इज़ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। ये एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है या फिर वॉलंटरी एसोसिएशन है किसकी? जो लाइक माइंडेड इंडियन बैंक्स हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी। कब सेटअप की गई? 1946 में। कहाँ पे हेडक्वार्टर है? मुंबई में। क्या इसका ऑब्जेक्टिव है? कि भाई डेवलप करना और स्ट्रेंथन करना किस चीज़ को? इंडियन बैंकिंग सिस्टम को अच्छे से डेवलप करें, स्ट्रेंथन करें, कोऑपरेशन करके, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन करें। ये एक अनरजिस्टर्ड बॉडी है, ये रजिस्टर्ड नहीं है, ना ही इसको कोई स्टेचुटरी बैकिंग है। इनिशियली इसके 22 मेंबर्स थे, फिलहाल इसके 237 मेंबर्स हैं जो कि बैंकिंग कंपनी इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं। देन देर इज़ अनदर टर्म विच इज़ यूज्ड इन ऑप्शंस इज आरबीआई। आरबीआई के बारे में लेक्चर 1 क्वेश्चन नंबर 2 में डिटेल से बात हो चुकी है। यू कैन विजिट द आई लिंक एंड वॉच इट अगेन इफ यू हैवंट। Question number 3 is consider the following statements. Which are these? Number 1, capital adequacy ratio is the amount that banks have to maintain in the form of their own funds to offset any loss that banks incur if the account holder fail to repay dues. यानी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो वो चीज़ है या वो अमाउंट है जो बैंक्स को अपने पास रखनी होती है अपने फंड्स के तौर पे, ताकि अगर फ्यूचर में कोई अकाउंट होल्डर पैसा ना दे या फिर उसका जो ड्यू है वो रिटर्न ना करे, उस सिचुएशन में जो लॉस हो बैंक उसको हैंडल कर पाए, झेल पाए। देन सेकंड इज कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज डिसाइडेड बाय ईच इंडिविजुअल बैंक। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबाउट योर आर करेक्ट? वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नीदर वन नॉर टू। एयर करेक्ट आंसर इज ए, यानी सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट ठीक नहीं है, क्योंकि जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है उसको कौन डिसाइड करता है? इंडिविजुअल बैंक नहीं, बल्कि जहाँ भी वो सिचुएटेड है वहाँ का सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है। इंडिया के केस में सेंट्रल बैंक आरबीआई। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या होता है? इसको कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो भी बोलते हैं, यानी CRAR। इसको आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया था 1996 में। इसका फॉर्मूला है टोटल कैपिटल ऑफ द बैंक डिवाइडेड बाय रिस्क एसेट्स, रिस्क वेटेड एसेट्स। टोटल कैपिटल किस चीज़ को बोलते हैं? बैंक की। दो टाइप की कैपिटल है, टीयर 1, टीयर 2। टीयर 1 में जो कोर कैपिटल है इक्विटीज़ की फॉर्म में, एंड टीयर 2 इज सप्लीमेंट्री कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ डेट्स एंड रिजर्व्स। देन देर इज़ RWA। ये एसेट्स होते हैं जो जिनका जो रिस्क प्रोफाइल है वो अलग अलग वेरी करता है। अलग अलग वेरी करने से मतलब क्या है? अगर कोई भी एसेट है उसके लिए कोलेटरल जमा कर रखा है तो उसका रिस्क कम होगा। अगर कोई जैसे लोन है उसके लिए अगर कोलेटरल नहीं जमा कर रखा तो उसका रिस्क ज़्यादा होगा। रिस्क मतलब अगर कोई जिसने भी लोन लिया है वो उसको रिपे ना करे और कोई कोलेटरल भी जमा नहीं। देन दीज आर रिस्क वेटेड एसेट्स। ये एक पैरामीटर है क्या? CAR इज ए पैरामीटर टू मेजर द फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द बैंक। फाइनेंशियल साउंडनेस से मतलब क्या है? कि बैंक की एबिलिटी, बैंक में ये योग्यता है वो प्रोटेक्ट कर ले किसको? जो भी उसके डिपॉजिटर्स हैं, वहाँ जिन जिन का खाता है या जिन जिन ने बैंक को पैसा दे रखा है, लेंडर्स हैं,
उनके इंटरेस्ट को, उनके हितों की रक्षा कर पाए, उसको बैंक की फाइनेंशियल साउंडनेस बोलते हैं। किस सिचुएशन में? जब भी फ्यूचर में कोई लॉस हो, कोई इंस्टेबिलिटी की सिचुएशन आए, तो बैंक के पास इतनी कैपेबिलिटी हो, ये एबिलिटी हो कि वो जो भी उसके कस्टमर्स हैं वो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर पाए। दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ ए बैंक। देन कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज सेटअप बाय सेंट्रल बैंक्स। करंट जो इसकी परसेंटेज है बेसल 3 नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 8% होना चाहिए। इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए इसकी रेशियो 12% है एंड इंडियन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के लिए इसकी रेशियो 9%। नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू डिजिटल पेमेंट्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर 1, भीम ऐप allows the user to transfer money to anyone with UPI enabled bank account. Second, while a chip-in debit card has 4 factors of authentication, Beam app has only 2, right? The point is about factors of authentication. डेबिट कार्ड के 4 होते हैं, Beam app के 2 होते हैं। क्या ये ठीक है या गलत है? Which of the statement given above is or are correct? 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. इन दिस केस करेक्ट आंसर इज ए, यानी जो बीम ऐप है वो अलाउ करती है किस चीज़ को? ट्रांसफ़र करने को, मनी के ट्रांसफ़र को टू एनीवन विद ए यूपीआई एनेबल्ड बैंक अकाउंट। एंड देन सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, क्योंकि जो डेबिट कार्ड है उसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है और जो बीम ऐप है उसमें 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इट इज़ काइंड ऑफ फैक्चुअल थिंग। बीम ऐप के बारे में ऑलरेडी लेक्चर नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 5 में बात हो चुकी है। यूपीआई के बारे में प्रीलिम्स 2017 में क्वेश्चन आया था। अगेन पीवाईक्यू की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट किया जा रहा है कि अगर आपने 2017 का पीवाईक्यू एनालिसिस अच्छे से किया होता, कीवर्ड रिसर्च किया होता, हर कीवर्ड पे थोड़ा थोड़ा कंटेंट तैयार किया होता या फिर कर रखा है, देन आप इस सिचुएशन में हैं या होंगे कि आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल करेक्ट मार्क कर पाएँ, क्योंकि यूपीआई के बारे में क्वेश्चन आ रखा है। वहाँ पे अगर आपने पढ़ा है तो आप ये जान पाएंगे कि भीम ऐप क्या है, इसके क्या फीचर्स हैं। देन एक नई चीज़ यहाँ पे जो निकल के आ रही है वो है फैक्टर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन। ये किस चीज़ को बोलते हैं? ये एक सिक्योरिटी सिस्टम होता है दैट रिक्वायर्स डिस्टिंक्ट फॉर्म्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन इन ऑर्डर टू एक्सेस समथिंग। फॉर एग्जाम्पल आपका मोबाइल है, राइट? मोबाइल फ़ोन में आपके लिए आपने एक पिन डाल रखा है या फिर कोई पैटर्न डाल रखा है। दैट इज़ ए काइंड ऑफ फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन। देन 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन किस चीज़ को बोलते हैं? जब 2 डिस्टिंक्ट आइडेंटिफिकेशन की ज़रूरत पड़े। अगर आपने फ़ोन एक्सेस करना है, एक पिन डाल रखा है, तो दैट इज़ 1 फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन। In case you have 2 passwords or 2 things, 2 distinct forms of identification, that is called 2-factor authentication. फॉर एग्जाम्पल जो डेबिट कार्ड है उसमें एक तो कार्ड अपने आप में एक ऑथेंटिकेशन है, आपके पास कार्ड होना चाहिए, देन यू शुड हैव ए पिन। देन 3-फैक्टर ऑथेंटिकेशन के केस में 3 डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ आइडेंटिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे भीम ऐप है उसमें एक तो आपको डिवाइस आईडी और मोबाइल नंबर चाहिए, देन सेकंड इज बैंक अकाउंट होना चाहिए जो उससे लिंक्ड है, then there is UPI pin. All these 3 things are required. This is called 3-factor authentication. Next is which one of the following statements correctly describes the meaning of legal tender money? लीगल टेंडर मनी का कौन सी स्टेटमेंट इनमें से अच्छे से मीनिंग को डिस्क्राइब करती है? नंबर 1, द मनी विच इज टेंडर्ड इन कोर्ट्स of law to defray the fee of legal cases. Second, the money which a creditor is under compulsion to accept in settlement of his claim. The bank money in the form of checks, drafts, bills of exchange, etc. The metallic money in circulation in a country.
इन दिस केस करेक्ट आंसर इज लीगल टेंडर मनी क्या है? जो लीगली रिकॉग्नाइज्ड है, राइट। लीगली रिकॉग्नाइज्ड से मतलब क्या है? जहाँ भी जिस भी कंट्री का जो कानून है, जो अथॉरिटीज़ हैं, जो सेंट्रल बैंक हैं, उस मनी को मान्यता देते हैं कि भाई हाँ ये पैसा या ये करेंसी लीगल है इस देश में, दैट इज़ कॉल्ड लीगल टेंडर मनी। ये वो मनी है विच ए क्रेडिटर इज अंडर कंपल्सन टू एक्सेप्ट इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम्स। मतलब इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता कि भाई मैं अगर किसी ने किसी से कुछ पैसा मांगना है या फिर उधार दे रखा है और वो जो दूसरी पार्टी उसको रिटर्न करता है, वही जो लीगल टेंडर है। फॉर एग्जांपल इंडिया में रुपी लीगल टेंडर है। अगर कोई किसी से लोन लिया हो और उस लोन को रुपी में ही पे करता है, देन द अदर पर्सन कैन नॉट डिनाई कि भाई मैं नहीं लूँगा, क्योंकि वो लीगल टेंडर है इसलिए उसको लेना कंपल्सन है। Then the money which is tendered in court, this is not connected to this. The bank money in the form of checks, drafts, bills of exchange, that is not correct. Checks को कोई भी मना कर सकता है कि भाई हम चेक नहीं। Then metallic money in the circulation in country. डिटेल से देखते हैं लीगल टेंडर मनी का मतलब क्या है। ये करेंसी है विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे नोट करने की, it is a currency या money which is recognized by law as a means to settle public or private debt like tax payment, fines, etc. फॉर एग्जाम्पल इंडिया के केस में जो रुपी है वो लीगल टेंडर मनी है। कितने टाइप्स हैं इसके मेनली दो टाइप्स हैं। एक है अनलिमिटेड लीगल टेंडर। अनलिमिटेड लीगल टेंडर का मतलब क्या है? इट इज़ ए टाइप ऑफ मनी दैट कैन बी यूज्ड टू पे ऑफ ए डेट अप टू ए सर्टेन अमाउंट, after which a person can refuse to accept the payment and no legal action can be taken against them। यानी कि ये एक ऐसी टाइप की मनी है जिसको आप कुछ टाइम तक तो, कुछ लिमिट तक तो उसमें पेमेंट कर सकते हो, लेकिन उसके बाद जो रिसीवर है, जो भी इंसान जिसको आप पेमेंट कर रहे हो, वो अगली पार्टी मना कर सकती है कि भाई मैं अब इससे ज़्यादा इसमें मतलब इस लीगल टेंडर में नहीं लूँगा पैसा, और उसके खिलाफ आप कोई लीगल एक्शन भी नहीं ले सकते, क्योंकि ये लिमिटेड लीगल टेंडर की कैटेगरी में आता है। लिमिटेड लीगल टेंडर का मतलब क्या है? सिंपल भाषा में समझे, जो भी कॉइन्स है यानी सिक्के, 1 रुपये का सिक्का है, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, अगर आपको किसी को 1 लाख रुपये देने हैं तो इट इज़ नॉट लाइक यू कैन गिव वन वन कॉइन या 5 5 रुपये के सिक्के दे दोगे, 10 10 रुपये सिक्के दे दोगे, तो दैट द अदर पार्टी कैन से नो आफ्टर ए सर्टेन लिमिट। अनलिमिटेड लीगल टेंडर का मतलब क्या है? इट इज़ पॉसिबल टू पे ऑफ एनी अमाउंट ऑफ डेट। ए पर्सन हु रिफ्यूजेज टू एक्सेप्ट दिस मनी मे फेस लीगल एक्शन। इसमें आप कितना भी कर्ज जो आपका है, कितना भी लेन देन आपको करना है वो कर सकते हैं, और जो पार्टी है जिसके साथ आपको करना है दैट कैन नॉट डिनाई इट। अगर वो डिनाई करते हैं देन दे आर लाइबल टू फेस लीगल एक्शन। फॉर एग्जांपल जो पेपर करेंसी है, नोट्स हैं, 100 रुपीज़ के नोट्स हैं, 500 के नोट्स हैं, राइट। देन एक पॉइंट नोट करने की ज़रूरत है यहाँ कि भाई डिमोनेटाइजेशन इज़ द प्रोसेस व्हेन लीगल टेंडर स्टेटस इज़ विड्रॉन। जब किसी करेंसी का, किसी मनी का लीगल टेंडर स्टेटस सरकार या बैंक ख़त्म कर देता है, उसको डिमोनेटाइजेशन बोलते हैं। जैसे इंडिया के केस में 2000 का नोट था, उसका जो लीगल टेंडर स्टेटस था वो गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया था, विड्रॉ कर लिया था। देन दैट प्रोसेस, जो विड्रॉ करने की प्रोसेस थी, उसके बाद उसको डिमोनेटाइजेशन। इफ ए कमोडिटी इज प्रोवाइडेड फ्री टू द पब्लिक बाय द गवर्नमेंट, देन ए द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज जीरो, बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इग्नोर्ड, सी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कंज्यूमर्स टू द प्रोडक्ट of the product to the tax paying public, the opportunity cost is transferred from the consumers to of the product to the government। in this case correct answer is C। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अगर सरकार किसी कमोडिटी को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती है, देन उसकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो ट्रांसफ़र हो जाती है कंज्यूमर से, जो टैक्स पेइंग पब्लिक है।
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? इट रेफर्स टू दोज वैल्यूज और बेनिफिट दैट आर लॉस्ट बाय ए बिजनेस और एन ऑर्गेनाइजेशन when it chooses one option or an alternative option over another option in the course of making business. फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट किसी चीज़ का डिसीजन ले रही है एंड देन देर आर 2-3 ऑप्शंस, ये एक ऑप्शन है, ये एक ऑप्शन है, ये एक ऑप्शन है। अगर गवर्नमेंट ने सेकंड ऑप्शन चूज़ कर लिया और उसके अकॉर्डिंग आगे प्रोसीड कर लिया, देन देर आर चांसेस कि भाई थर्ड ऑप्शन उससे बेटर हो सकता है। लेकिन उस टाइम जो डिसीजन मेकर्स थे उन्होंने ये चीज़ रियलाइज़ नहीं की कि भाई थर्ड ऑप्शन सेकंड से ज़्यादा बेटर है, तो उसके कारण जो नुकसान हुआ, जो लॉस हुआ, दैट इज़ कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं? रिटर्न ऑन बेस्ट फॉरगोन ऑप्शन माइनस रिटर्न ऑन सेलेक्टेड ऑप्शन। जो ऑप्शन आप सिलेक्ट नहीं कर पाए उस पे जो रिटर्न होता उसको माइनस, उसमें से जो रिटर्न हुआ सेलेक्टेड ऑप्शन पे उसको माइनस कर देते हैं। और सिंपल शब्दों में एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। सपोज आपको इन्वेस्टमेंट करनी है कहाँ पे? स्टॉक मार्केट में। तो आपने सपोज 15% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आया, राइट। देन एक ऑप्शन आपके पास है कि भाई आप अपने बिजनेस को और ज़्यादा अपग्रेड करने में, आप टीचिंग करते हैं तो नए इंस्ट्रूमेंट खरीदने में, नई बिल्डिंग बनाने में, डेस्क वगैरह लाने में, या फिर अदर इक्विपमेंट लाने में इन्वेस्टमेंट कर देते हो। तो इन्वेस्टमेंट आपको करना है, जितनी भी करेंसी है आपके पास, जितना ही पैसा है आपके पास, दो ऑप्शन है, या तो आप स्टॉक मार्केट में करें या आप बिजनेस में करें। तो अगर आप मान लीजिए बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और वहाँ पे आपको रिटर्न आता है 13% का, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की उस पे। लेकिन बाद में आपको पता चलता है कि अगर आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपको 15% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। Then in this situation the opportunity cost is 15 minus 13, that is 2. Moving to our next question, increase in absolute and per capita real GNP do not connote a higher level of economic development if, मतलब जो एब्सोल्यूट और पर कैपिटा रियल जीएनपी है अगर उसमें बढ़ोतरी होती है तो उसका मतलब ये नहीं है कि भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी हायर लेवल जा रहा है। मतलब ये मतलब नहीं होगा कि भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रही है। अगर ए इंडस्ट्रियल आउटपुट फेल्स टू कीप पेस विद एग्रीकल्चरल आउटपुट, बी एग्रीकल्चरल आउटपुट फेल्स टू कीप पेस विद इंडस्ट्रियल आउटपुट, सी पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेज, and then import grow faster than exports. You can pause it, try to solve it. Correct answer is C. ये भी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अगर आप एक बेसिक सा डिफरेंस जानते हैं, अगर आपको जीएनपी नहीं भी पता है, आपको सिर्फ ये पता है कि भी इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस, अगर आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट की डेफिनेशन अच्छे से पता है देन यू विल बी एबल टू गैस एंड मार्क इट राइट कि पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ रहे हैं डिस्पाइट राइज इन जीएनपी, जीएनपी चाहे कितना भी बढ़ रहा है लेकिन अगर पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट कम नहीं हो रहे तो उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देन रियल एंड पर कैपिटा जीएनपी क्या होते हैं? जीएनपी क्या होता है? दैट इज ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। ये सम है किस चीज़ का? जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस इनकम टू अब्रोड। जीडीपी क्या है? जीडीपी एक टोटल वैल्यू है फाइनल गुड्स और सर्विसेज की जो प्रोड्यूस की गई है किसी भी कंट्री के रेजिडेंट्स द्वारा विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। देन इनकम फ्रॉम अब्रोड किस चीज़ को बोलते हैं? कि जो भी इनकम अदर कंट्रीज से इंडिया को हुई है। फॉर एग्जांपल यूएसए में एसबीआई की जो ब्रांच ऑपरेट कर रही है, मान लीजिए एसबीआई इज़ काइंड ऑफ इंडियन रेजिडेंट इन यूएसए, वहाँ से जो इनकम हो रही है दैट इज़ इनकम फ्रॉम अब्रोड। देन सिमिलरली इनकम टू अब्रोड का मतलब क्या है? कि कोई भी अदर कंट्री की ब्रांच जो इंडिया में ऑपरेट कर रही है,
राइट। या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है, ट्विटर है, एक्स जिसको बोलते हैं अभी, तो वो एज ए यूएसए रेजिडेंट है जो इंडिया में काम कर रहा है, और उसकी जो इनकम हो रही है वो इंडिया में नहीं रह रही बल्कि बैक टू यूएसए जा रही है। इन दैट सिचुएशन वो आप जीएनपी में नहीं जोड़ सकते, उसको आपको घटाना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड इनकम टू अब्रोड। इन दिस वे यू कैलकुलेट ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। देन देर इज एब्सोल्यूट जीएनपी और रियल जीएनपी। जो भी जीएनपी है उसको इन्फ्लेशन से एडजस्ट कर देंगे, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीएनपी। देन पर कैपिटा जीएनपी क्या होगा कि जो भी जीएनपी है उसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग देयर से, वहाँ की जो भी पॉपुलेशन है, जो भी नंबर ऑफ पीपल है उससे डिवाइड कर देंगे तो पर कैपिटा जीएनपी आ जाएगा। देन देयर इज इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ किस चीज़ को बोलते हैं कि भाई जो भी इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं जैसे नेशनल इनकम है, अगर उसमें बढ़ोतरी होती है दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। देन देयर इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस चीज़ को बोलते हैं कि भाई इकोनॉमिक वेरिएबल्स के साथ साथ अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी इम्प्रूवमेंट हो रही है। क्वालिटी ऑफ लाइफ से मतलब क्या है कि लोगों को अच्छी एजुकेशन मिल रही है, स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, हेल्थ के जो इंडिकेटर्स हैं वो इम्प्रूव हो रहे हैं, राइट। जैसे माल न्यूट्रिशन कम हो रहा है मान लीजिए। देन देर इज एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, पॉवर्टी घट रही है। ये सब चीज़ें दिखाती हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ को कि भाई जो भी लोग उस इकोनॉमी में रह रहे हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो रही है नहीं। अगर वो हो रही है साथ के साथ जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं वो भी इम्प्रूव हो रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और डिटेल से इसके बारे में ऑलरेडी हमने लेक्चर 2 क्वेश्चन नंबर 7 में डिस्कस कर लिया। लिंक विल बी गिवन इन आई बटन। देन देर इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन as a concept is better explained in terms of a process which enables number 1 individuals of a country to accumulate more capital, 2 increasing the knowledge, skill level and capacities of the people of the country, number 3 accumulation of tangible wealth, number 4 accumulation of intangible wealth. Which of the statements given above is or are correct? 1 and 2, 2 only, 2 and 4, 1, 3 and 4. In this case correct answer is C। यानी सेकंड स्टेटमेंट इस चीज़ के बारे में क्वेश्चन है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का जो कंसेप्ट है वो इन 4 स्टेटमेंट्स में से कौन कौन सी स्टेटमेंट उसको अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं। दैट इज़ नंबर 2 कि भाई नॉलेज, स्किल और कैपेसिटीज़ किसी भी कंट्री के लोगों की, इनको डेवलप करना, इम्प्रूव करना, उसको ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। सेकेंड इज एक्यूमुलेशन ऑफ इंटेंजिबल वेल्थ। इंटेंजिबल वेल्थ क्या है और टेंजिबल वेल्थ क्या है, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, आगे हम डिटेल से बात करेंगे। इंटेंजिबल वेल्थ का एक्यूमुलेशन होना दैट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल क्या होती है, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। एज पर ओईसीडी ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू नॉलेज, स्किल्स, competencies and other attributes embodied in individuals or groups of individuals acquired during their life and used to produce goods, services और ideas in market circumstances। ह्यूमन कैपिटल से मतलब क्या हुआ, जो भी इंसान हैं या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं उन्होंने अपने लाइफ टाइम में जो भी नॉलेज, स्किल्स, काबिलियत, अलग अलग काम करने के तरीके, अलग अलग टाइप की उन्होंने जो स्किल डेवलपमेंट की है दैट इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। और उस स्किल्स का, उन कॉम्पिटेंसीज का यूज करना गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने में, मार्केट सर्कमस्टांसेज में। देन देर इज इंटेंजिबल वेल्थ और एसेट्स। एसेट्स दैट डू नॉट टेक फिजिकल फॉर्म, मतलब जिनको सिंपल शब्दों में बोले आप छू नहीं सकते, जिनको देख नहीं सकते, दैट इज कॉल्ड इंटेंजिबल। जिस चीज़ को आप देख, छू या टच नहीं कर सकते, वो कौन से एसेट हैं या कौन सी वेल्थ है। जैसे भाई किसी के पास स्किल्स है, कोई एजुकेटेड है, किसी को इंग्लिश बोलने आती है, someone knows computer skills, then you cannot see these skills, you cannot touch them। then there is patent, copyright, culture, art, ये सभी intangible wealth है। then tangible wealth क्या है, जो लैंड है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे रोड है, रोड को आप देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, रेलवे है, राइट, ब्रिजेज हैं।
इंडस्ट्री है, ऑल दीज आर टेंजिबल वेल्थ. नेक्स्ट इज डिस्पाइट बीइंग ए हाई सेविंग इकोनॉमी, capital formation may not result in significant increase in output due to, मतलब हाई सेविंग इकोनॉमी होने के बाद भी अगर कैपिटल की फॉर्मेशन हो रही है तो वो ज़रूरी नहीं कि भाई आउटपुट भी बढ़ाएगा. क्यों? वीक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के कारण, इलिटरेसी के कारण, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी के कारण, हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो के कारण. करेक्ट आंसर इज डी. ये भाई हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो के कारण अगर कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ रही है तो ज़रूरी नहीं आउटपुट भी बढ़ेगा. इसके लिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि भाई कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होता है. कैपिटल आउटपुट रेशियो का मतलब है द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ आउटपुट, यानी 1 यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए कितने कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी. ये एक रिलेशनशिप बताता है किस चीज़ के बारे में, लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड इन द इकोनॉमी एंड द कंसिक्वेंट इंक्रीज इन जीडीपी. यानी किसी अर्थव्यवस्था में आपने मान लीजिए x% इन्वेस्टमेंट की तो उसके कंपैरिजन में कितने परसेंट जीडीपी बढ़ा, यानी ग्रोथ कितनी हुई, दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल आउटपुट रेशियो. यानी आपने इतनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की तो उसका इतना परसेंट आउटपुट आया. एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं इसको. इन्वेस्टमेंट मेड इज़ 16% ऑफ जीडीपी. अगर किसी भी इकोनॉमी में मान लीजिए जीडीपी जितना भी है उसकी 16% इन्वेस्टमेंट की जा रही है फिर से, देन देर इज़ इकोनॉमिक ग्रोथ कोरस्पॉन्डिंग टू दिस लेवल इज़ 4%. तो मान लीजिए अगर आपने 16% इन्वेस्टमेंट 16% ऑफ जीडीपी की इन्वेस्टमेंट की किसी भी इकोनॉमी में, इंडिया ले लीजिए. इंडिया के केस में आपने इस इकोनॉमी में 16% ऑफ जीडीपी इन्वेस्टमेंट की, देन जो आउटपुट आया या फिर जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई वो 4% हुई. अगर जब आपने 16% लगाया तो 4% इकोनॉमिक ग्रोथ हुई. तो इसका मतलब क्या है, कैपिटल आउटपुट रेशियो कितना हुआ, 16/4, दैट इज़ 4. इसका मतलब क्या है कि वी टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ आउटपुट 4 यूनिट्स ऑफ कैपिटल आर नीडेड. यानी जब आप 4 यूनिट कैपिटल लगाएंगे तब जाके 1 यूनिट आउटपुट क्रिएट होगा. इन दिस सिचुएशन हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो, और हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो का मतलब क्या है कि जो कैपिटल आउटपुट रेशियो है वो ज़्यादा हो. कैपिटल आउटपुट रेशियो ज़्यादा किस सिचुएशन में होगा, जब ये वाली चीज़ ज़्यादा होगी, यानी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी. अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी और आउटपुट कम होगा, उसी सिचुएशन में जो ये फिगर है ये ज़्यादा होगा, यानी कैपिटल आउटपुट रेशियो हाई होगा. अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और आउटपुट कम है, then that is the situation which is discussed in the question कि despite being a high saving economy capital formation may not result in significant increase in output. कि भाई इन्वेस्टमेंट तो हो रही है, कैपिटल भी फॉर्मेशन हो रही है, इन्वेस्टमेंट हो रही है किसी न किसी चीज़ में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, स्पोर्ट्स एग्जांपल ले लीजिए, लेकिन उसके कंपैरिजन में उतनी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही, दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल आउटपुट रेशियो. इससे एक एनालिसिस आपको जो इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग है, इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग, उसमें इससे काफ़ी हेल्प मिलती है. देन देर इज़ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. नंबर 1, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेजेस एंड सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज़ बट नॉट एनी स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़. यानी आरबीआई जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को तो मैनेज करता है, उनको उनके रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके रिगार्डिंग नहीं करता. सेकंड इज ट्रेजरी बिल्स आर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड देर आर नो ट्रेजरी बिल्स इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स. थर्ड, ट्रेजरी बिल्स ऑफर आर इशूड एट द discount from the par value. Which of these statements given above is or are correct? 1 and 2 only, 3 only, 2 and 3 only, 1, 2 and 3. In this case correct answer is C, that is second और जो थर्ड स्टेटमेंट है वो ठीक है. ये जो ट्रेजरी बिल्स हैं इनको
शॉर्ट टर्म भी बोलते हैं, शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। इनको सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं करती है। सेकंड, जो ट्रेजरी बिल्स हैं इनको इशू किया जाता है एट ए डिस्काउंट फ्रॉम द पार वैल्यू। देन जो फर्स्ट है दैट इज़ इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि आरबीआई जो है वो दोनों की ही, सेंटर की भी और स्टेट की भी सिक्योरिटीज़ को मैनेज करता है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती क्या है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आर ट्रेडेबल डेट इंस्ट्रूमेंट्स, जिनको कौन इशू करता है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही इशू करते हैं। क्यों? ताकि वो पैसा बोरो कर सकें, किससे, पब्लिक से, इसलिए टू फाइनेंस देयर फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट के बारे में हमने ऑलरेडी बात की है कि भाई जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर उसके रेवेन्यू से ज़्यादा होने लग जाए, उस सिचुएशन को फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं। देन इन सच सिचुएशन जो भी गवर्नमेंट का खर्चा हो रहा है उस चीज़ को मीट करने के लिए, रेवेन्यू के लिए सरकार पैसे बोरो करती है। उन पैसे बोरो करने के एक तरीका ये है कि भाई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इशू करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट, दोनों ही कर सकती हैं। उन सिक्योरिटीज़ के बदले में उनको पैसा मिलता है। देन एक अनदर टर्म यूज हुई है जो है डेट इंस्ट्रूमेंट। इट इज़ ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट रिप्रेजेंट्स ए कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन बाय द इश्यूअर टू पे द होल्डर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी नोन एज प्रिंसिपल और फेस वैल्यू ऑन ए स्पेसिफाइड डेट। देन देर आर टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, दो टाइप की होती हैं, एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म। जो शॉर्ट टर्म है उनका मैच्योरिटी पीरियड शॉर्ट होता है, इसलिए उनको शॉर्ट टर्म बोलते हैं। शॉर्ट से मतलब क्या है कि वो लेस देन 1 ईयर होगा। उसमें 3 कैटेगरी हैं, या तो 91 डेज़ के लिए होगा, या 182 डेज़, या 364 डेज़। इन तीनों में से एक कैटेगरी होगी मैच्योरिटी पीरियड की, जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ शॉर्ट टर्म के लिए। उनमें कौन सी आती हैं? उनमें ट्रेजरी बिल्स जो है मेन सिक्योरिटीज़ हैं। दीज आर जीरो कूपन सिक्योरिटीज़ एंड पे नो इंटरेस्ट ऑन योर इन्वेस्टमेंट। These are issued at a discount and redeemed at the face value at maturity. Then there is कैश मैनेजमेंट बिल्स। ये भी एक टाइप ऑफ ट्रेजरी बिल्स ही हैं जिनको यूज़ टेम्परेरी कैश फ्लो के मिसमैच को पूरा करने के लिए किया जाता है। एंड दे आर इश्यूड फॉर ए मेच्योरिटी ऑफ लेस देन 91 डेज। देन देर आर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़। लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ से मतलब क्या है कि जिनका मेच्योरिटी पीरियड ज़्यादा होता है, 1 साल या उससे ज़्यादा। इसमें गवर्नमेंट बॉन्ड्स या फिर डेटेड सिक्योरिटीज़ इनको बोलते हैं, वो आते हैं। दीज कैरी ए फिक्स्ड और फ्लोटिंग कूपन रेट और इंटरेस्ट रेट विच इज़ पेड ऑन द फेस वैल्यू ऑन ए हाफ ईयरली बेसिस। इनका मेच्योरिटी पीरियड यूजुअली 5 ईयर टू 40 ईयर्स के बीच में वेरी करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो भी स्टेट गवर्नमेंट लोन रेज करती है मार्केट से, उसको स्टेट डेवलपमेंट लोन बोलते हैं। दीज आर ऑन द बेसिस ऑफ डेटेड सिक्योरिटीज। कुछ और फीचर्स हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के, वो क्या हैं? नंबर 1 कि भाई इनको रिस्क फ्री गिल्ट एज्ड इंस्ट्रूमेंट्स भी बोलते हैं। देन आरबीआई कंडक्ट्स ओपन मार्केट ऑपरेशंस और सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ टू एडजस्ट मनी सप्लाई कंडीशंस। इस बात का मतलब क्या है कि जब भी मार्केट में पैसा ज़्यादा हो जाता है तो आरबीआई क्या करेगा? इनकी सेल कर देगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो सेल करेगा तो आरबीआई के पास पैसा आएगा, मनी आएगा, यानी जो मार्केट है उसमें मनी सप्लाई कम हो जाएगी। देन अगर रिवर्स सिचुएशन होगी, मार्केट में मनी सप्लाई कम है, मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ानी है, तो आरबीआई क्या करेगा? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीद लेगा, परचेज कर लेगा। उसके बदले में आरबीआई को पैसा देना पड़ेगा। पैसा देगा तो नेचुरल सी बात है, मार्केट में ज़्यादा पैसा जाएगा तो ज़्यादा पैसे का सर्कुलेशन बढ़ेगा। दैट इज़ हाउ आरबीआई कंडक्ट्स ओपन मार्केट ऑपरेशंस टू कंट्रोल और एडजस्ट मनी सप्लाई कंडीशन मार्केट। Then another point is central bank issues both T-bills and dated securities. T-bills, as we know, short terms, and dated securities are long terms. Unlike state governments, so state government जो है सिर्फ dated securities इशू करती है, that is long term. वो short term securities यानी T-bills इशू नहीं करती है। जो long term securities हैं उनको बोलते हैं SDLs, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात की, state development loans. That is all in this video. Thank you.